सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, इसकी रिक्वेस्ट आई, आज चर्चा करेंगे आईएलडी की। आई विल कॉल इट आईएलडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, शॉर्ट फॉर्म इज़ आईएलडी। दोस्तों आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इट इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि ना ये कोई एक सिंपल सा डिजीज़ या डिसऑर्डर नहीं है। देखिए एक बात क्लियर है, इट इज़ रिलेटेड टू द लंग्स, ठीक है, फेफड़ों से ये जुड़ा हुआ है ये बीमारी, ये समस्या। लेकिन इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल डिजीज़, ये कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लेक्स मैटर है। इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। आज ना इसकी बेसिक जानकारी लेंगे, क्यों होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, देखिए इसका समझना ज़रूरी है, और क्या सिम्टम्स रहते हैं, कैसे इसकी पहचान होती है, एंड द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। पहली बात दोस्तों, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो है ना, आईएलडी, ये एक सिंगल डिसऑर्डर नहीं, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म एक्चुअली। इसके अंदर कई डिजीज़ आ जाते हैं, कई ऐसे बीमारियां हैं जो कि फेफड़ों के साथ जुड़ी हुई हैं। देयर आर नंबर ऑफ लंग डिजीज़, देयर आर नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स, ऐसे सिम्टम्स, ऐसी बीमारियां जो कि फेफड़ों पे प्रभाव डालती हैं, और इस तरह से प्रभाव डालती हैं कि उसके अंदर ना स्कारिंग हो जाती है, उसके अंदर फाइब्रोसिस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। We have come across this term fibrosis earlier in cases of liver के ऊपर जो वीडियोस अपलोड किए ना, उसमें लिवर फाइब्रोसिस का भी जिक्र हुआ है, जिसमें ना वो टिश्यू स्कार्ड हो जाता है। नाउ सेम थिंग हैपन्स इन द लंग्स ऑल्सो, फेफड़ों के अंदर भी ना ये स्कारिंग हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगा। आइए जाने क्या होता है, बेसिक जानकारी टू द पॉइंट, लेकिन जिसकी हमें ज़रूरत है जानकारी की, ठीक है दोस्तों। जो हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो कि फेफड़ों तक पहुंचता है ना, ये जो श्वास नाली है, द मेन ब्रोंकस दैट डिवाइड्स फर्दर इनटू ब्रोंक्यूल्स, और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, और एंड में जाके ना बारीक बारीक सी एल्वियोलाई बन जाते हैं। ये बहुत एक ना सैक लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, बहुत ही बारीक, लेकिन स्ट्रक्चर इसका मिलता जुलता रहता है, जैसे ना ग्रेप्स का गुच्छा रहता है, अंगूर के गुच्छे रहते हैं ना, उस तरह के। वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही डेलिकेट, और इनकी ना इनकी लंग्स की अंदर की जो लाइनिंग है, स्पेशली इनसाइड दी एल्वियोलाई, इनके अंदर लाइनिंग रहती है, एक परत रहती है, एक झिल्ली रहती है, बहुत ही बारीक, जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। फाइन। अब ये इंटरस्टिशियम के अंदर जाके दिक्कत आती है। कैसे? उसके अंदर वो ना जो बहुत बारीक है, दिखती नहीं है परत। आप माने मेरी बात, ये ना अगर एक्सरे भी करवाएंगे, अगर सीटी स्कैन भी करवाएंगे, उसके अंदर भी इंटरस्टिशियम नॉर्मली इज़ नॉट विजिबल, वहाँ नहीं दिखती, इतनी बारीक परत है। लेकिन किसी कारण से, किसी बीमारी से, कोई ऐसा डिजीज़ डिसऑर्डर जो कि फेफड़ों पे प्रभाव डालता है, उस वजह से ये इंटरस्टिशियम के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो ये जो इंटरस्टिशियम है ना, ये थिकन्ड हो जाएगी, ये मोटी हो जाएगी परत जो है, इंटरनल लाइनिंग इंटरस्टिशियम, ठीक है। कारण क्या है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बिकॉज ऑफ स्कारिंग हो सकती है, या बिकॉज ऑफ बिल्डअप ऑफ फ्लूइड, अंदर फ्लूइड इनटेक बढ़ गया है, फ्लूइड बिल्डअप बढ़ गया अंदर, उस वजह से इंटरस्टिशियम इज अफेक्टेड। आईएलडी के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। आइए सिम्टम्स देखते हैं आईएलडी के क्या हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले याद रखें ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उसमें ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, छोटे छोटे ब्रेथ्स लेता है, शॉर्ट ब्रेथ्स लेता है पेशेंट, डीप इनहेल तो कर ही नहीं पाता, ब्रेथलेसनेस रहती है। इसके सिम्टम्स रहते हैं जैसे ना थोड़ा सा चल लिया तो हाँफना शुरू हो जाएगा, ही विल रेस्ट, फिर थोड़ा चलेगा, फिर वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी, फिर वो रेस्ट करेगा। इस तरह की ब्रेथलेसनेस या डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब सिम्टम्स रहते हैं। सेकेंडली कफ, खांसी रहती है, विच इज़ यूजुअली ड्राई, जोर लगाता है, खांसी अंदर से आती है, लेकिन देयर इज नो म्यूकस अलॉन्ग विद इट, यूजुअली ये सूखी खांसी रहती है, ठीक है। ओके, देन थर्ड इज वेट लॉस, वज़न कम होना शुरू हो जाता है। फोर्थ इज लाइक देयर विल बी एक्सट्रीम फैटीग, थकान इतनी ज़्यादा, बंदा काम नहीं कर पाएगा, एक्सरसाइज तो करनी दूर की बात है, एक्सट्रीम फैटीग, टायर्डनेस रहती है, राइट। एंड देन फाइनली देयर इज डिफॉर्मिटी ऑफ नेल्स इज ऑल्सो सीन, डिफॉर्मिटी ऑफ नेल्स, नाखूनों में ना क्लब्ड नेल्स वी कॉल इट, वो सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों फिर ना आईएलडी के कई प्रकार रहते हैं, जैसे कहा ना, देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेस विच लीड टू पल्मोनरी फाइब्रोसिस, अंदर स्कारिंग जो लंग टिश्यू की होनी शुरू हो जाती है, उसमें कई ना टाइप्स कह लें आईएलडी के रहते हैं।
ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल निमोनिया हमने सुना ना, इंटरस्टिशियल निमोनिया इज़ देयर, देन देयर इज़ इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अच्छा, आपने सार्कोइडोसिस ज़रूर सुना होगा। सार्कोइडोसिस इट्स अ सीरियस डिसऑर्डर, उसमें भी ना ILD तो रहता है, देयर इज़ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, लेकिन उसके साथ जो लिम्फ नोड्स हैं ना वो भी स्वॉलन रहते हैं, और सिर्फ फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता, वो और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इट अफेक्ट्स अवर हार्ट, इट अफेक्ट्स अवर स्किन, द नर्व्स आर अफेक्टेड, द आईज आर अफेक्टेड, सार्कोइडोसिस। एंड देन एस्बेस्टोसिस भी आपने सुना होगा। एस्बेस्टोस कई बार हमने इनहेल कर लिया, सांस से अंदर लिया, तो उस वजह से भी एक तरह का ILD रहता है जिसे हम एस्बेस्टोसिस कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों कारण जान लेते हैं, कॉजेज़ ILD के क्या कारण रहते हैं, क्यों होता है। देखिए, स्कारिंग होती है ना लंग टिश्यू की, फाइब्रोसिस होता है अंदर जाके इंटरस्टिशियम में, तो इट कैन बी ड्यू टू एन इन्फेक्शन, मे बी बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, वो तो है। ठीक है, फिर एस्बेस्टोसिस हमने देखा ना, कई बार ना एस्बेस्टोस इनहेल कर ले, इट इज़ अ बिल्डिंग मटेरियल। कई बार जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है ना, वहाँ जो लेबर काम कर रहे हैं, या एनीवन हु विजिट्स देयर दैट प्लेस, वहाँ वो इनहेल करेगा ना, जब सांस अंदर खींचेगा तो एस्बेस्टोस अंदर जा सकता है, अंदर उसको इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है लंग्स में, एस्बेस्टोसिस वी कॉल इट। अच्छा, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ केस, एक ना ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े थे सज्जन फॉर ट्रीटमेंट, उनमें ना बड़ा पेक्यूलर इसके साथ जुड़ा हुआ केस है। मिडिल एज्ड पर्सन थे, दे शिफ्टेड टू अ न्यू फ्लैट, एक नई जगह वो शिफ्ट हुए, वहाँ जैसे सफाई वगैरह करते हैं ना, तो देयर वाज सम कॉर्नर जहाँ ना कबूतरों ने बहुत गंद डाला हुआ था, दे वर स्टेइंग देयर, वहाँ पिजन्स बहुत ज़्यादा थे। तो आप इमेजिन कीजिए कि उनका ना बड़ा पेक्यूलियर सी स्मेल रहती है, बहुत गंदी सी एक बास आती है, डिस्टिंक्ट सी है, पहचानी जाती है कि यहाँ कबूतरों ने गंद डाला हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, जस्ट क्लीन दैट विद द ब्रूम, सफाई किया, झाड़ू लगाया, लेकिन उस वजह से वो जो डस्ट चढ़ गया ना, वो जो डस्ट इनहेल किया उन्होंने, वो पेक्यूलियर सा डस्ट जो है वो अंदर लंग्स में चला गया, उसने दिक्कत कॉज की। नाउ बेसिकली क्या होता है, देयर आर द बर्ड प्रोटीन्स, कैन बी फ्रॉम डिफरेंट बर्ड्स, यहाँ जो पिजन्स का है ना बहुत कॉमन है, उस वजह से ILD के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, बर्ड प्रोटीन्स, दैट इज़ वन रीज़न। अच्छा, फिर ना ग्रेन डस्ट से भी हो सकता है, जैसे जो फार्मर्स हैं ग्रेन्स कई बार इनहेल कर लेते हैं, ये ना इनहेलेशन से है सारी दिक्कतें। तो कई बार सिलिका डस्ट से भी हो सकता है, कोई टैल्क इस तरह का हमने इनहेल कर लिया जो अंदर जाके ये ILD के सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। सो ऑल दीज आर कॉजेज विच लीड टू इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। दोस्तों ये तो थे ILD के कॉजेज, कुछ ना रिस्क फैक्टर्स भी देखने लायक है। फॉर एग्जांपल एडल्ट्स आर मोर प्रोन टू गेट ILD डिजीज, बच्चों में भी हो सकता है, किसी में हो सकता है, लेकिन बड़ों में इट इज़ मोर लाइकली टू अफेक्ट द एडल्ट्स ILD। ठीक है, अच्छा, सेकेंडली दोस्तों देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस, एलोपैथिक मेडिकेशंस, कुछ ऐसी दवाएं रहती हैं जिसकी वजह से ILD कॉज हो सकता है। देयर आर सर्टेन एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, देयर आर सर्टेन हार्ट मेडिकेशंस, देन देयर आर सर्टेन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और कुछ तो कीमोथेरेपी की ड्रग्स रहती हैं विच कैन लीड टू ILD सिम्टम्स। फाइन। अच्छा, GERD कैन बी ऑल्सो रिस्क फैक्टर। किसी बंदे को अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज रहता है, क्रॉनिक होता गया ना, तो उस समय के साथ इट कैन अफेक्ट द लंग्स एज वेल। ऑटो इम्यून डिजीजेस भी रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ल्यूपस की दिक्कत है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्क्लेरोडर्मा है। अगर किसी को ये समस्याएं रह रही हैं तो इट कैन ऑल्सो पोज एज ए रिस्क फैक्टर दैट कैन लीड टू ILD। जेनेटिक्स एक और बहुत महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है दोस्तों। अगर फैमिली हिस्ट्री में है ना, परिवार में किसी को चल रहा आ रहा है, तो आगे बच्चों में होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क फैक्टर है ये, रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, देन देयर इज रेडिएशन ट्रीटमेंट गिवन फॉर कैंसर, उस वजह से भी ILD हो सकता है। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से पहले एक बात याद रखें, ये जो ILD की वजह से लंग डैमेज हो रहा है ना, हो गया, जैसे देखिए इट्स स्कारिंग ऑफ टिश्यू, वो स्कार बन गया, वो फाइब्रोसिस हो गया, वो टिश्यू बिल्कुल ख़त्म हो गया। सो दिस इज़ इरिवर्सिबल, इट इज़ ऑफन इरिवर्सिबल, इससे वापसी नहीं है दोस्तों। तो इसलिए याद रखें कि जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज इट इज़ डायग्नोस्ड या सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू करें। सेकेंडली, ILD इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, यानी कि ये समय के साथ और बिगड़ता जाता है, बढ़ती जाती है समस्या और ये बिगड़ती जाती है, इसको समय पे ही कंट्रोल करना ज़रूरी है।
तो होम्योपैथी में हमारा क्या मकसद रहेगा ट्रीटमेंट का? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ की उसे धीमा करेंगे, उसको स्लो करेंगे, जो डैमेज हो रहा है लंग टिश्यू को उसको रोकने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। सेकेंडली दोस्तों, देयर विल बी रिलीफ इन द सिम्टम्स, पेशेंट को आराम आएगा सिम्टम्स में, जो दिक्कतें हमने अभी बात की ऊपर, ठीक है। एंड थर्डली इट विल लीड टू एन इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। नाउ दैट इज शुड बी द एम ऑफ ट्रीटमेंट विच कम्स ट्रूली विद होम्योपैथी। आइए बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की, जो कि ऐसे गंभीर सिम्टम्स से हमें आराम पहुंचाएंगे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं आती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर रेकवेड कंपनी की R57 ड्रॉप्स, दिस कॉल्ड पल्मोनरी ड्रॉप्स। नॉर्मली आपने देखा, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पुराने मेरे वीडियोस में, आपने देखा आई नॉर्मली डू नॉट एंडोर्स द पेटेंट्स, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज के जो ब्रांड्स हैं ना, सो कॉल्ड मिक्सचर्स ऑफ मेडिसिन, until and unless they are of utmost importance, बहुत एसेंशियल है, उनके बिना नहीं सरता है ना। R57 वी हैव यूज्ड, वी हैव गॉट गुड रिजल्ट्स, और ये इतने भयंकर किस्म के सिम्टम्स हैं, भयंकर, इट इज़ नॉट ए सिंपल डिजीज़ ILD, जैसे हमने बात की, तो किसी तरीके से कुछ % भी आराम मिले तो वी शुड यूज़ इट। R57 में वी हैव गॉट रिजल्ट्स, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ना देयर आर 2 सेट्स ऑफ मेडिसिन वी कैन से। एक तो फर्स्ट सेट ऑफ मेडिसिन है जो कि क्यूरेटिव एक्शन रहता है, पल्मोनरी टिश्यू पे जाके एक्ट करती हैं। सेकेंड सेट ऑफ मेडिसिन इसके अंदर हैं जो कि ना जो हमारा एंडोजेनस इम्यून रिस्पॉन्स है ना उसको इम्प्रूव करती हैं, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वी कैन से, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं। सो R57 10 से 15 बूंदें, 1/4 कप ऑफ नॉर्मल वाटर, दिन में कम से कम 3 बार। तो दोस्तों आइए बात करते हैं होम्योपैथिक दवाओं की। सबसे पहले विल टॉक अबाउट बेरिलियम, बेरिलियम मेटालिकम, बहुत महत्वपूर्ण दवा, जहाँ ना बॉडी में किसी हिस्से में, किसी ऑर्गन में अगर ग्रैनुलोमास बन रहे हैं, आपने देखा हो कहीं ना नोड्यूल्स बन जाते हैं, यहाँ बात करेंगे स्पेशली विद ग्रैनुलोमास फाउंड इन द लंग्स, फेफड़ों में अगर नोड्यूल्स दिख रहे हैं तो वहाँ हम बेरिलियम मेटालिकम देंगे। या ना कैंसर की डिजीज़ में भी, लंग कैंसर कह लें, सार्कोमा, वहाँ हम बेरिलियम दे सकते हैं। अच्छा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात की थी ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी रहती है, वहाँ बेरिलियम काम करेगी। सेकेंडली लंग्स के एरिया में ना, फेफड़ों में जैसे दर्द रहता है, पेन रहता है, जो कि इट गेट्स वर्स ऑन मूविंग, चलने से और बिगड़ता है, बेरिलियम वहाँ काम करेगा। दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है सिलिशिया, जहाँ कहीं फाइब्रॉइड डेवलपमेंट रहेगी ना इन द लंग टिश्यू, एंड पर्टिकुलरली दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय थिकनिंग एंड स्कारिंग, स्कार टिश्यू बनना शुरू हो गया है, वो जो परत इंटरस्टिशियम की वो सख्त होनी शुरू हो गई है, वो थिक हो गई, मोटी हो गई है। सिलिशिया, लेट अस बिगिन विद 30C। दोस्तों नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज अरालिया रेसिमोसा। अब ये दवा काम करती है जहां ILD के दिक्कत रहती है विद एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ ड्राई कफ। याद है आपको, कफ बहुत ड्राई रहती है, कोशिश करने से भी म्यूकस नहीं आता है, देयर इज नो एक्सपेक्टोरेंट, तो यहाँ ड्राई कफ रहेगी, स्पास्मोडिक कफ रहती है, एस्थमेटिक कफ रहती है, जैसे कि दमे के मरीज को खांसी लगती है, और ये बढ़ जाती है रात के समय जब हम सोने के लगते हैं, द वेरी फर्स्ट स्लीप, जैसे लेटते हैं नींद आती है, कफ शुरू हो जाएगी, खांसी, ये सोने नहीं देती। छाती में ना जकड़न रहती है, यहाँ भी चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन रहती है, बिकॉज फेफड़े इन्वॉल्व हैं, तो उस वजह से ना कई बार ऐसा भी लगता है जैसे ना आगे कुछ देयर इज सम फॉरेन बॉडी स्टक इनसाइड, कोई बाहर ना कुछ पदार्थ अंदर अड़ा हुआ है, वो दिक्कत कर रहा है, अरालिया रेसिमोसा। एंड फाइनली एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर ऑल काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, फेफड़े जहाँ इन्वॉल्व रहते हैं ना, नॉट ओनली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया है, वहाँ हम दे सकते हैं दोस्तों। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के सिवियर केसेस के अंदर भी आर्सेनिक आयोडेटम का रोल देखा गया है, ठीक है। देन इंटरस्टिशियल निमोनिया हमने बात की इन ILD, वहाँ हम दे सकते हैं। ओके, सो आर्सेनिक आयोडेटम वन ऑफ द फाइनेस्ट रेमेडीज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। दोस्तों ये तो थे इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, क्या होता है, क्या इसके कारण रहते हैं, हमने डिस्कस किए सिम्टम्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज। आशा करता हूँ आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचा होगा। डू ड्रॉप इन योर कमेंट्स, आप अपने सुझाव ज़रूर भेजें, सजेशंस भेजें, एंड रिक्वेस्ट्स फॉर सम न्यू वीडियोज़। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।